Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 2nd June 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about GDP growth estimates. और इस टॉपिक को हम लोग अपकमिंग मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट मान सकते हैं. तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. छोटा सा आर्टिकल है, 2-4 इन्फॉर्मेशन है, बस याद रखना है आपको कुछ डेटा. तो आज पर प्रोविजनल नेशनल इनकम डेटा रिलीज्ड बाय एनएसओ. आपको पता है एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ही हमारे देश में जीडीपी कैलकुलेट करती है. तो उसने प्रोविजनल जीडीपी डेटा रिलीज़ किया है फॉर 4th क्वार्टर ऑफ द फिजिकल ईयर 2022-23, यानी कि जनवरी से लेकर के मार्च 2023 वाला जो क्वार्टर था, 4th क्वार्टर, उसके लिए प्रोविजनल ग्रोथ रेट उन्होंने रिलीज़ किया है. दैट इज़ गोइंग टू बी समवेयर क्लोज टू 6.1%. और अगर 6.1% की ग्रोथ हम रजिस्टर कर पाते हैं, अभी तो प्रोविजनल है, अगर ये फाइनल हो जाता है तो आप मान सकते हैं कि ओवरऑल जो हमारा ग्रोथ रेट रहेगा फॉर द फिजिकल ईयर 2022-23 विल बी 7.2%, विच इज़ in fact higher than the estimated growth rate. Estimated था 7% और हम उससे ज़्यादा रेट से ग्रो करेंगे अगर ये प्रोविजनल जो ग्रोथ रेट है फॉर 4th क्वार्टर वो सही साबित हो जाता है. तो 7.2% आप मोटा मोटा मान करके चल सकते हैं इंडियाज़ ग्रोथ रेट इन लास्ट फिजिकल ईयर, एंड दैट इज़ द हाइएस्ट ग्रोथ रेट फॉर एनी मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. अगर इंडिया का पिछले कुछ सालों का आप ग्रोथ रेट का ट्रेंड देखें तो कुछ इस तरीके का है. ये पैंडेमिक वाला साल है, कैसे शार्प तरीके से इकॉनमी डिक्लाइन की थी. और पैंडेमिक वाले साल में आपको जानना चाहिए कि हमारी इकॉनमी जो है स्टार्टिंग के क्वार्टर में, जो पहला क्वार्टर था 2020-21 वाला, जब से पैंडेमिक का रियल इम्पैक्ट दिखना शुरू हुआ था, हमारी इकॉनमी -23.9% डिक्लाइन हो गई थी, फिर -7%. तो उस टाइम में हमारी जीडीपी या हमारी इकोनॉमी रियल सेंस में एक बार के लिए टेक्निकल रिसेशन में गई थी. फिर देयर वाज ए शार्प रिबाउंड, जिसको हम लोग वी शेप रिकवरी कहते हैं. तो इकोनॉमी जितना शार्प तरीके से नीचे गई उतना ही शार्प तरीके से उसने रिबाउंड भी किया पैंडेमिक के जब सबसाइड होने के बाद, एंड दैट फिनोमिना इज नोन एज वी शेप रिकवरी. तब से हमारी इकोनॉमी रिकवर कर रही है. उसके बाद अब जाकर के स्टेबलाइज हो गई, एंड वी हैव स्टेबलाइज समवेयर क्लोज टू 7%, which is very impressive and highest amongst major economies of the world. तो की पॉइंट्स जो आपको रटने हैं, जो इंपॉर्टेंट डेटा हैं, जो यहाँ पे मैंने डिटेल में लिख करके दिया है, शॉर्ट में यहाँ पे लिख करके दिया है, मॉकअप द रिसेंट डेटा टू बी यूज्ड इन इकोनॉमिक्स आंसर राइटिंग. इंडियाज ग्रोथ रेट was 6.1% for 4th quarter, that is fastest amongst major economies. Overall for 2022-23 7.2%. किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर से जो कंट्रीब्यूशन आता है जीडीपी के तरफ, उसको हम लोग कहते हैं जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन. तो नेवर राइट टर्म लाइक एग्रीकल्चरल जीडीपी, इंडस्ट्रियल सेक्टर जीडीपी. डोंट राइट लाइक दैट. राइट एग्रीकल्चर जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, इंडस्ट्रीज जीवीए. तो अलग अलग सेक्टर से आने वाला जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम लोग जीवीए कहते हैं. तो एग्रीकल्चर में भी इम्प्रूवमेंट देखा गया है. जीवीए वाज 4%, विच वॉज अर्लियर 3.5% इन द लास्ट टू लास्ट फिजिकल ईयर. एक्सपोर्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको रट लेंगे तो अच्छा रहेगा, कहीं लिखने में काम आएगा. एक्सपोर्ट हैज़ बिन 23.5% ऑफ द जीडीपी, विच इज़ हाईएस्ट सिंस 2014-15. हमारे पूरे जीडीपी का 23.5% हमने एक्सपोर्ट किया है. पिछले लगभग 10 सालों का ये हाईएस्ट है. मैंने यहाँ पे आपके सामने यूपीएससी के मेंस पेपर से 2 सवाल रखे हैं आपके सामने, और इसकी मदद से आई वॉन्ट टू मेक अ पॉइंट. प्लीज़ लेट मी नो कि आपको जो मैं बात समझाने जा रहा हूँ वो समझ आई कि नहीं आई थ्रू कमेंट सेक्शन. 2021 में एक सवाल पूछा उन्होंने, डू यू अग्री दैट इंडियन इकोनॉमी हैज़ रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड वी शेप रिकवरी, गिव रीजन्स इन सपोर्ट ऑफ द आंसर. 2021 में पूछा था. 2021 वाला मेंस हुआ था जनवरी 2022 में, राइट? ठीक है, 2021 में ये पूछा गया था. क्यों पूछा गया था? क्योंकि उसी वक्त ये वी शेप रिकवरी का फिनोमिना देखा गया था. अभी 2022 में, यानी कि जो लास्ट मेंस कंडक्ट हुआ है, उसमें पूछा गया है, 15 मार्कर में सवाल पूछा गया यूपीएससी में,
economic growth in the recent past has been led by increase in labor productivity. Explain this statement. ये स्टेटमेंट आप जितने भी आंसर देखोगे, जितना भी मैंने देखा है ऑनलाइन आंसर्स पड़े हुए हैं, उन सब का आंसर मैं अगर देखूं तो मुझे लगता है कि किसी ने भी इस स्टेटमेंट को ठीक से समझा ही नहीं है। ये अच्छी बात है इकोनॉमी के लिए तो बुरी बात भी है इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रिसेंट पास्ट हैज़ बीन लेड बाय इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी मतलब क्या? स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर मतलब कौन? जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, जो वाइट कॉलर जॉब करते हैं, स्किल्ड लेबर। तो हमारे देश का जीडीपी बढ़ा जरूर है, जीडीपी बढ़ा जरूर है, लेकिन वो जीडीपी मेनली बढ़ा है बिकॉज ऑफ स्किल लेबर फोर्स, लेबर प्रोडक्टिविटी के कारण। और इस कारण से हुआ क्या है कि पैंडेमिक के बाद जीडीपी रिकवर तो हुई है। इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रिसेंट पास्ट हैज बीन लेड बाय इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। जीडीपी तो रिकवर हुई है, लेकिन जो इनइक्वालिटी थी वो कम नहीं हुई है, इनफैक्ट बढ़ गई है, क्योंकि जो अनस्किल्ड लोग थे वो लोग अभी भी अपने इकोनॉमिक जो स्ट्रगल है, पैंडेमिक के कारण जो हुआ स्ट्रगल है, उससे रिकवर नहीं कर पा रहे। मैं बस ये साबित करना चाह रहा हूँ कि ये जो 2021 का सवाल था वो इस सेगमेंट से पूछा गया है, इस एरिया से, जब इकोनॉमी गिरी और रिकवर करी। और 2022 वाला सवाल यहाँ से पूछा गया है कि जीडीपी स्टेबलाइज तो हो गई, इकोनॉमी स्टेबलाइज तो हो गई, लेकिन ये स्टेबलाइजेशन को अगर हम लोग फर्दर डिटेल देखना शुरू करें तो पता चलेगा कि जीडीपी का मेन कंट्रीब्यूशन जो है वो आ रहा है फ्रॉम द स्किल्ड सेगमेंट, फॉर्मल सेक्टर विच हैज़ हाई लेबर प्रोडक्टिविटी। और ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है क्योंकि इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। तो ये एक एरिया ऑफ कंसर्न है आफ्टर द पैंडेमिक कि देखिए कई सारे ठेले वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वाले जो इनफॉर्मल सेक्टर में लगे थे पैंडेमिक से पहले, पैंडेमिक इतने लंबे समय तक चला है, 1.5 से 2 साल तक उसका इम्पैक्ट जो देखा गया है, लोगों का कंजम्पशन बिहेवियर बदल गया है। ज़्यादातर लोग आजकल ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर करने लगे हैं। तो ये जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग लगे थे, ये लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है, दे आर नॉट एबल टू रिकवर। स्मॉल इंडस्ट्रीज़, एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा झटका लगा है। बड़ी इंडस्ट्री जो हैं वो टेक्निकली इक्विप्ड थी, तो पैंडेमिक के टाइम में भी दे वर एबल टू रन, though with little bit of difficulties. After pandemic they have captured the larger market, they have captured the market. आप देखिए ना, ये जितनी बड़ी एजुकेशन सेक्टर में, चूँकि आप स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं सिविल सर्विसेज के, तो आप बेहतर समझ पाएंगे, जितनी भी एड टेक कंपनियाँ हैं, जितना भी आप नाम जानते हैं, बायजूस एंड ऑल, दे ग्रू मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक। पैंडेमिक के जब सबसाइड हुआ तो धीरे धीरे उन पर असर दिखा, लेकिन पैंडेमिक के टाइम में इनको बहुत फ़ायदा हुआ एंड दे हैड डायरेक्ट निगेटिव इम्पैक्ट ऑन स्मॉल कोचिंग और इंडिविजुअल ट्यूटर्स। तो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ा है। मुद्दा यह है कि जो हाई स्किल्ड सेगमेंट हैं उसने जीडीपी को बढ़ाया है, लेकिन जो पुअर स्किल्ड, लो स्किल्ड सेगमेंट हैं वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो फिर दूसरा सवाल काफ़ी सिंपल था, सजेस्ट द ग्रोथ पैटर्न दैट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां भी बनानी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी भी बढ़ाना है, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि सब लोगों को लगभग रोजगार मिले। ये नहीं कि कुछ एक गिने चुने लोग खूब ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर दें, ओवरऑल जीडीपी बढ़ा हुआ दिखे, लेकिन द बेनिफिट ऑफ जीडीपी इज़ नॉट इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब ग्रोथ हो और इंक्लूसिव तरीके से ग्रोथ हो, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो बेसिक सी बात है कि आप इसमें ला सकते हैं जैसे कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल, अपैरल, उस पे फोकस किया जा सकता है, अपार्ट फ्रॉम साइमल्टेनियसली फोकसिंग ऑन द स्किल डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स इंगेज्ड इन सच इंडस्ट्री। और इसके लिए एक भारत सरकार की स्कीम भी है, पीएम मित्रा स्कीम, जिसमें लेबर टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जा रहे हैं। स्किल इंडिया प्रोग्राम हो गया, या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, पीएम गति शक्ति, ये सब तरीके हैं लोगों की प्रोडक्टिविटी और स्किल को बनाए रखने की। ये सवाल दूसरा वाला थोड़ा कठिन था, पहला सरल था। मैं बस ये साबित करना चाह रहा हूँ कि पहला सवाल 2021 का पूछा गया यहाँ से, 22 का पूछा गया यहाँ से, कि इकॉनमी स्टेबल तो हो गई है, लेकिन ये स्टेबिलिटी में भी कुछ चैलेंजेज हैं कि नहीं। यस, चैलेंजेज हैं,
स्किल्ड लेबर फोर्स इज अर्निंग मोर, अनस्किल्ड इज नॉट एट ऑल रिकवरिंग। तो फॉर्मल इनफॉर्मल के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा सरल भाषा में कहें तो इनइक्वालिटी बढ़ता जा रहा है। अभी इस दोनों सवाल और इस ग्राफ की मदद से मैं क्या साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक जो सबसे बड़ा मिथ कह लीजिए या आप मिसकंसेप्शन कह लीजिए स्टूडेंट्स के मन में क्या रहता है कि लेट अस सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप लोग टॉपर से भी सुन लेते हैं कि सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे उम्मीद ये नहीं होनी चाहिए आपकी कि वही सवाल सीधा सीधा आ जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके आपको एक बेसिक इंटेलिजेंस डेवलप करना चाहिए कि ये सवाल उस साल आया क्यों, तो इस साल किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आज के डेट में ये वी शेप रिकवरी पे सवाल नहीं आएगा, क्योंकि वी शेप रिकवरी इज अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री नाउ, राइट। डू यू एग्री दैट इंडियन इकोनॉमी, तो ये आज थोड़ी आएगा, आज तो अब इस पे आएगा कि हमारा जीडीपी जो है इंप्रेसिव तरीके से ग्रो कर रहा है, बट फिर भी क्या चैलेंजेस हैं उसके अंदर, वो सब आइडेंटिफाई करो। सो अंडरस्टैंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर टू बी डन इन ऑर्डर टू डेवलप बेसिक इंटेलिजेंस कि वाई such questions were asked that year, so what kind of questions could be asked this year. Never ever think that the same question will get repeated. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट implications ऑफ पाकिस्तान्स अनरेस्ट ओवर इंडियाज इंटरेस्ट। ये टॉपिक भी काफ़ी अच्छा है और इस साल मेंस में आ सकता है। मुझे लगा ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, मेंस में आ सकता है। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस पे उन्होंने करंट बेस्ड सवाल पूछे तो क्या पूछेगा, सूडान क्राइसिस पूछ लेगा, पाकिस्तान क्राइसिस पूछ लेगा, राइट। सूडान क्राइसिस हम लोग कर चुके हैं, पाकिस्तान में जो क्राइसिस चल रहा है उसका भारत के इंटरेस्ट पे क्या असर पड़ सकता है। ऑफ कोर्स दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, अ पॉलिटिकल टर्मोइल इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं अलग अलग जगहों पे एंड देयर हैव बीन अटैक ऑन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस इन पाकिस्तान। मेनली जो प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग जो नाराज़ हैं वो वहाँ की मिलिट्री सेटअप आर्मी से नाराज़ हैं। क्या प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे, क्यों ये पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहा है, वो ज़रा देखते हैं। पॉलिटिकल अनरेस्ट की शुरुआत आप मान सकते हैं विथ अरेस्ट ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑन करप्शन चार्जेस। तो उनको अरेस्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, फिर उनके सपोर्टर्स ने प्रोटेस्ट शुरू किया। डिससेटिस्फैक्शन विद गवर्नेंस, ओवरऑल तो वहाँ पे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इनएडिक्वेट पब्लिक सर्विसेज का प्रॉब्लम तो है ही, लोग नाराज हो गए हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं, डिससेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। मिलिट्री इंटरफेरेंस, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, इट कुड नेवर टेक स्ट्रॉन्ग रूट्स इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट मेडलिंग बाई आर्मी इन सिविलियन डिसीजन मेकिंग। आर्मी को पाकिस्तान का डीप स्टेट कहा जाता है, डीप स्टेट ऑफ पाकिस्तान। डीप स्टेट इन द सेंस कि आर्मी इज बिलीव्ड टू बी रनिंग द सिविलियन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू रिमोट कंट्रोल, सीटिंग डीप इनसाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. So for the namesake, the civilian government, prime minister and all are the face of the government, but they are being run by the army. Military interference. और अगर सब कुछ ठीक रहता तो लोग खुश रहते, लेकिन आर्मी का इतना सारा इंटरफेरेंस, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैव बीन कम्प्लीटली सबड्यूड, सबवर्टेड, और गवर्नेंस काफ़ी ख़राब है, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट का तो दिक्कत है, तो लोग अब आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने उतर रहे हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई देयर हैव बीन अटैक्स ऑन मैनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस इन पाकिस्तान. एक और इम्पॉर्टेंट कारण है रीजनल एंड एथनिक डाइवर्सिटी. यू सी, अगर आप पाकिस्तान के प्रोविंसेस देखो तो पंजाब प्रोविंस, बलूचिस्तान, सिंध प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उसमें जो पंजाब प्रोविंस वाला एरिया है, यहाँ पे पंजाबी स्पीकिंग एथनिक लोग रहते हैं, एथनिसिटी वाले लोग रहते हैं. यही एरिया डेवलप्ड है पाकिस्तान में. यही एरिया के लोग जो हैं इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और बिजनेस पोजीशन होल्ड कर रहे हैं पाकिस्तान में. तो एक बहुत ही स्टार्क इनइक्वालिटी है पाकिस्तान के अंदर. ये एरिया डेवलप्ड है, बाकी सारे एरिया काफ़ी बैकवर्ड हैं. इसी कारण से जो बाकी एथनिसिटी के लोग हैं, जैसे कि बलोच हो गए, सिंधीज हो गए, पश्तून्स हो गए, दे आर नाउ प्रोटेस्टिंग because of the frustration because of regional and ethnic inequality.
चलिए, ये सब तो छोटा कारण है, मतलब बातें हैं कि पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट क्यों चल रहा है, ये तो आपसे सवाल में पूछेगा नहीं। आपको फिर भी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मोटा मोटा बता देना होगा कि पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट क्यों चल रहा है। सवाल ये होगा, इंडिया के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, भारत के इंटरेस्ट के ऊपर क्या असर पड़ सकते हैं। पहला होगा स्पिल ओवर इफेक्ट। इंडिया शेयर्स लॉन्ग बाउंड्री विथ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर केओस होगा तो जो बॉर्डर रीजन है इंडिया के, वहाँ पे भी कुछ वोलेटिलिटी हो सकती है। कंड्यूसिव सिचुएशन फॉर नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब दोज पीपल हु आर इंगेज इन टू इलीगल एक्टिविटीज़ इन जनरल, दे आर नोन एज नॉन स्टेट एक्टर्स। तो नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक ड्रग ट्रैफिकर्स, आर्म्स स्मगलर, काउंटर फीट करेंसी स्मगलिंग करने वाले लोग, इनको फ़ायदा हो जाएगा बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और क्योटिक सिचुएशन इन पाकिस्तान। तो इंडिया के अंदर ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स स्मगलिंग, काउंटर फीट करेंसी के केसेस बढ़ सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन काउंटर टेरर एफर्ट्स। तो व्हेन पाकिस्तान्स इंस्टीट्यूशनल systems or security apparatus will get weakened, that will allow better or conducive breeding grounds for terror groups. तो जितने भी टेरर ग्रुप हैं, लश्कर ए तोयबा एंड ऑल, हिजबुल मुजाहिदीन, ये दो नाम तो याद ही रखिएगा। इन लोगों के लिए ऑपरेट करना सरल हो जाएगा फ्रॉम पाकिस्तान बिकॉज ऑफ लॉलेसनेस, रैंडमनेस एंड केओस। न्यूक्लियर टेररिज्म का खतरा बढ़ सकता है। यू सी, when there will be chaos and randomness, तो there is a possibility कि terror groups may get their hands on some of the nuclear installations of Pakistan and they will not think even twice before using those nuclear weapons against India, क्योंकि they have not accountability towards anyone, they will use it. ह्यूमैनिटेरियन एंड रेफ्यूजी क्राइसिस। तो जिस तरीके से 1971 में रेफ्यूजी क्राइसिस देखा गया था बिकॉज ऑफ instability and chaos in East Pakistan, similar kind of instability is seen currently in Pakistan. So that also may lead to refugee influx on the Indian side, creating pressure on India's physical infrastructure. The next article is about Jal Jeevan Mission, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, also important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच। जल जीवन मिशन का अगर देखा जाए तो दो कंपोनेंट हैं, जल जीवन मिशन रूरल, जल जीवन मिशन अर्बन। जल जीवन मिशन रूरल का गोल है टू एंश्योर टैप वाटर सप्लाई, दैट इज ड्रिंकेबल टैप वाटर सप्लाई टू एवरी रूरल हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री बाय 2024. तो इट विल रिक्वायर ए फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन टू अबाउट 16 करोड़ रूरल हाउस होल्ड। टैगलाइन है जल जीवन मिशन का हर घर जल। ये जो जल जीवन मिशन रूरल है दैट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जबकि वहीं अर्बन कंपोनेंट है जल जीवन मिशन अर्बन विच इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। इसका भी सिमिलर गोल ही है लगभग, टू प्रोवाइड वाटर सप्लाई टू ऑल हाउस होल्ड्स थ्रू फंक्शनल टैप्स इन ऑल स्टैट्यूटरी टाउन्स। ये वाला जो जल जीवन मिशन अर्बन कंपोनेंट है ना, ये स्टार्ट किया गया 2021-22 में थ्रू बजटरी स्पीच। तो जो पहले जल जीवन मिशन स्टार्ट किया गया था दैट वाज जल जीवन मिशन रूरल ओनली, जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में। बाद में जल जीवन मिशन रूरल का आप समझिए अर्बन कंपोनेंट भारत सरकार ने अनाउंस किया इन 2021 बजट स्पीच। अगर स्टेट वाइज परफॉर्मेंस आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि गोवा बिकेम द फर्स्ट एंड देन स्टेट्स लाइक हरियाणा, तेलंगाना, दे बिकेम वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टेट टू हैव 100% कवरेज। तो दे हैव अटेंड हर घर जल गोल। मैंने बोला था ना हर घर जल गोल है, तो ये सारे स्टेट्स इन्होंने हर घर जल गोल अटेंड कर लिया है। इसी बिहार में भी 87.5% हो गया, वन वेरी हाई। आसाम, यहाँ पे मैंने गलती से 28th लिख दिया है, आसाम की रैंक है 25th, इसको मैं ठीक कर दूंगा। तो आसाम की रैंक है अभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के बीच में 25th इन जल जीवन मिशन एंड अबाउट 50% ऑफ आसाम्स हाउस होल्ड आर कवर्ड सो फार। आसाम्स रूरल हाउस होल्ड्स आर कवर्ड सो फार विथ फंक्शनल टैप वाटर सप्लाई। जल जीवन मिशन की एक अच्छी बात क्या है कि इसका अपना एक पोर्टल है, इस तरीके का पोर्टल है जल जीवन मिशन पोर्टल या जल जीवन मिशन डैशबोर्ड,
जहाँ पे रियल टाइम आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि किस स्टेट में कितना हाउस होल्ड कवर हो चुका है अंडर जल जीवन मिशन परसेंटेज वाइज। तो ये लगभग डेली बेसिस पे ही चेंज होता है। जैसे आप देखिए, ये जो रिफ्लेक्शन है 2023 2 जून का है, आज का है, बिल्कुल हर दिन अपडेट होता है। तो जल जीवन मिशन डैशबोर्ड, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क अंडर जल जीवन मिशन इन डिफरेंट स्टेट्स। एथिक्स पेपर में आप इसका बढ़िया एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन कोट कि जल जीवन मिशन डैशबोर्ड is an example of technology based accountability system to improve good governance। जो चैप्टर 7 है वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात की गई है कि अकाउंटेबिलिटी को कैसे कैसे इम्प्रूव किया जाए इंडियन गवर्नेंस में इन ऑर्डर टू ब्रिंग गुड गवर्नेंस। वहाँ पे आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। हमने वहाँ पे एग्जांपल्स देखे भी थे जैसे PFMS एंड ऑल। वहाँ पे आप लिख सकते हैं जल जीवन डैशबोर्ड, ऑल्सो एन एग्जाम्पल। हर दिन जब यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा आपका परफॉर्मेंस, तो नेचुरली एवरी गवर्नमेंट विल बी अंडर सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, एंड दैट इज हाउ जल जीवन डैशबोर्ड वर्क्स, क्रिएटिंग सम कॉम्पिटिटिव सिस्टम। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। आसाम की अगर बात की जाए तो यू सी आसाम इज रैंक्ड एट 25 और परसेंटेज कवरेज कितना है 50% के आसपास। गोवा, अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, हरियाणा, गुजरात, पौंडीचेरी, पंजाब, तेलंगाना, ये सब 100% कवरेज कर चुके हैं। इवन स्टेट्स लाइक बिहार आर डूइंग मच बेटर। बिहार इज समवेयर क्लोज टू 96%। तो क्या कारण है आसाम का पुअर परफॉर्मेंस के पीछे? वाई आसाम इज रैंक्ड सो लो? तो आप लिख सकते हैं एज पर मिस्टर आकाशदीप IAS हु इज MD ऑफ जल जीवन मिशन इन असम, देयर आर 3 मेन फैक्टर्स। तो इस तरह के अथॉरिटीज़ का कोट करने से आपका आंसर में ग्रेविटी बढ़ती है। तो 3 मेन फैक्टर्स हैं आसाम के अंदर जल जीवन मिशन का थोड़ा पीछे रहने का। अभी हमारी रैंक भी ख़राब है, 25 पे है, और परसेंटेज कवरेज भी कम है। 3 कारण हैं। एक तो जल जीवन मिशन शुरू होने से पहले overall coverage was very low. It was only 1.76% coverage of rural household with drinking water supply, which was very low as compared to national average, which was 18%. तो बाकी सारे स्टेट्स ऑलरेडी आगे थे। असम पहले से पीछे था जल जीवन मिशन के स्टार्ट होने से पहले फंक्शनल रूरल हाउस होल्ड टैप वाटर सप्लाई में। दूसरा, कोविड पैंडेमिक का इम्पैक्ट पड़ा है एंड डिवास्टेटिंग फ्लड एवरी ईयर। दीज आर द 3 मेन फैक्टर्स दैट हैज़ हैम्पर्ड टू ग्रेट एक्सटेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन आसाम। जल जीवन मिशन की अगर बात की जाए तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो हेल्थ बेनिफिट मिलेगा जल जीवन मिशन का, वो होगा चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करने में। देखिए, इंडिया के अंदर चाइल्ड मोर्टेलिटी, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड वाइड चाइल्ड मोर्टेलिटी, अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी का सबसे बड़ा कारण है डायरिया एंड इंटेस्टाइनल वॉर्म। यू सी 14% ऑफ अंडर 5 मोर्टेलिटी हैपन्स बिकॉज ऑफ डायरिया एंड इंटेस्टाइनल वॉर्म, और डायरिया एंड इंटेस्टाइनल वॉर्म हैपन्स बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जल जीवन मिशन से इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सकता है। तो दैट इज़ वन बिग एडवांटेज ऑफ जल जीवन मिशन, और दैट इज़ द रीज़न वाई जल जीवन मिशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हम जल जीवन मिशन कवर करेंगे उतना हम लोग चाइल्ड के अंदर माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम, क्योंकि इंटेस्टाइनल वॉर्म के कारण माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होता है। जब इंटेस्टाइन के अंदर ये वॉर्म हो जाते हैं तो वो फूड को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होने नहीं देते हैं और उससे न्यूट्रिशन लेने नहीं देते हैं। तो इंटेस्टाइनल वॉर्म आर रीज़न बिहाइंड माल न्यूट्रिशन, डायरिया इज़ रीज़न बिहाइंड अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये दोनों ही चीज़ें एड्रेस की जा सकती हैं विद हेल्प ऑफ जल जीवन मिशन। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सिबिल स्कोर। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा टॉपिक है। केरला हाईकोर्ट ने रिसेंटली कहा कि एजुकेशन लोन के मामले में किसी भी स्टूडेंट का एप्लीकेशन इस ग्राउंड पर रिजेक्ट नहीं होना चाहिए कि उसका सिबिल स्कोर लो है। सिबिल स्कोर होता क्या है? 3 डिजिट का नंबर होता है जो वैरी करता है 300 to 900 के बीच में, और इस स्कोर के बेसिस पे पता चलता है कि किस इंसान का कितना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है बैंक से लोन ले करके टाइमली लौटाने का। अगर आपने पहले पुराना लोन लिया है और टाइमली लौटाया है या टाइमली आप उसका EMI भर रहे हैं तो आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा, क्लोज टू 900। लेकिन अगर आपने पुराना लोन लिया है और उस पर डिफ़ॉल्ट किया है तो आपका सिविल स्कोर ख़राब होगा,
क्लोज टू 300। तो जितना खराब सिविल स्कोर उतना कम लोन मिलने का चांस है, जितना अच्छा सिविल स्कोर उतना आसानी से लोन मिलने का चांस है। ये जो सिविल स्कोर होता है इट इज़ गिवन टू इंडिविजुअल्स, हमारे आपके जैसे इंडिविजुअल्स को सिविल स्कोर दिया जाता है और उसके बेसिस पे जो बैंक्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि इंसान को लोन देना है कि नहीं देना है। जबकि कंपनियों के लिए होता है सिविल रैंकिंग। तो सिविल रैंकिंग दी जाती है 1 to 10। कई सारी कंपनियों को 1 पे रखा गया, दैट इज़ द बेस्ट रैंकिंग, कुछ को 2 पे, कुछ को 3 पे, जिसको भी 10 पे रैंक दिया गया है दैट इज़ द वर्स्ट कंपनी और उसको फिर जल्दी लोन नहीं मिलता है। सिविल स्कोर निकालने वाली जो कंपनी है उसका नाम है सिबिल। इट इज़ ए लेंडिंग क्रेडिट ब्यूरो, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। तो लोन लेने देने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंपनी है जिसको लाइसेंस दिया है फंक्शनिंग का आरबीआई ने। इसका प्राइम फंक्शन है टू कलेक्ट एंड मेंटेन फाइनेंशियल डेटा एज प्रोवाइडेड बाय द लेंडर्स टू फर्दर जनरेट एंड प्रोवाइड क्रेडिट रिपोर्ट्स। तो सिविल इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांस यूनियन विच इज़ एन अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी। अमेरिका की एक बड़ी सी कंपनी है और ट्रांस यूनियन, उसका जो आप कह सकते हैं सिस्टर कंसर्न है वो है सिविल इंडिया। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसमें जो पहला सवाल है उसका आंसर होगा बस ए, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। सेकंड, बैरेंट सी आरटी क्वेश्चन एंड कॉइन्स को लेकर के which amongst the following mints coin in India? Of course, Ministry of Finance. That's all from our side for today. Thanks for watching.